नमस्कार, नमस्कार मित्रों। पिछले वाले वीडियो में हमने पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री को शुरू किया था। उसमें हमने सबसे पहले अधिशोषण के बारे में पढ़ा। अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने अधिशोषण के प्रकार, अधिशोष्य और अधिशोषक की मात्रा के आधार पर पढ़ा। और उसके बाद में हमने देखा विशोषण, उसके बाद देखा अवशोषण, और अब अपन देख रहे हैं अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। हमने इससे पहले एक अधिशोषण और अवशोषण के मध्य अंतर भी देखा था, वो इम्पोर्टेंट था, ध्यान रखना। अभी अधिशोषण की कुछ मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अधिशोष्य की प्रकृति पर। देखो, अधिशोष्य जो अधिशोषित करने वाला है, जो ठोस पदार्थ है, उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रत्येक ठोस पर प्रत्येक गैस का अधिशोषण कम या अधिक होता है। ठीक है, जो प्रत्येक ठोस पदार्थ होगा उसके ऊपर प्रत्येक गैस का अधिशोषण कम या अधिक होता है। ठोस जैसा ठोस होगा अलग अलग, जैसे पत्थर होता है, इसके ऊपर अधिशोषण कम होगा, और 100 के ऊपर अधिशोषण होगा वो अधिक होगा। ठीक है, ये चीज़ अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये ठोस है, ठोस की प्रकृति पर भी क्या करता है, ये अधिशोषण होता है, वो निर्भर करता है। जो भी अधिशोष्य होता है उसकी प्रकृति पर भी ये क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अब आगे बात है दूसरी एक गैस की, अपने गैस की प्रकृति। जो गैस की प्रकृति, जो अधिशोष्य है, अधिशोषक तो हो गया वो जो ठोस है वो, ठीक है। और अधिशोष्य जो गैस होगा उसकी अधिशोष्य की प्रकृति कैसी है। अधिशोषक तो अपने ठोस होता है, ठीक है। अधिशोष्य होता है वो क्या है, गैसें होती है, आपको मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो अधिशोषक शोष्य में गैसें आती है, तो गैसों की प्रकृति कैसी होती है। जैसे गैसें जो जल्दी जल्दी द्रवित होती है, उनको जल्दी द्रव में अवस्था में बदलती है, वो गैसें, उनका अधिशोषण क्या होता है, अधिक होता है। और जिनकी स्थायी गैसें होती है, उनको अपन द्रव की तुलना, द्रव के अंदर अपन बदलने में ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है, उनका अधिशोषण क्या होता है, कम होता है। अपने गैस आती है, घर पे सिलेंडर आता है, CS4 मेथन गैस आती है, ठीक है, रसोई में, तो वो द्रव अवस्था में होती है, उसे द्रवित आसानी से किया जा सकता है। तो उसका जो अधिशोषण है वो आसानी से होगा, क्योंकि ये अधिशोष्य होता है, ये द्रव अवस्था द्रवित अवस्था में जल्दी आता है। ठीक है, और दूसरा जो अपने पेरोक्साइड है वगैरह है, ठीक है, हाइड्रोजन है, इनमें नाइट्रोजन है, इनको अपन जल्दी से द्रवित नहीं कर सकते, इसलिए इनका अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब आगे है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप क्या होता है, अपने वह ताप, जो कोई भी गैस हो उसके ऊपर वो कम से कम वह ताप, मतलब उस ताप को अपन इतना घटाएंगे कि वो जो पदार्थ है या फिर वो गैस है, वो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वो न्यूनतम ताप होता है। उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन क्रांतिक ताप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रांतिक ताप बोलेंगे। ठीक है, देखो लिखा हुआ न्यूनतम, वह न्यूनतम ताप जिसके पश्चात गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रांतिक ताप बोलेंगे, क्रांतिक टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, अब है, अतः जिस गैस का क्रांतिक ताप, देखो अब सबसे कम, जितना कम होगा, जितना कम मतलब माइनस में, जितना अधिक माइनस में होगा, ठीक है, वो न्यूनतम ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब पहले जैसे कि एक एक तो होता है अपने 0 डिग्री सेल्सियस, एक होता है अपने -2 डिग्री सेल्सियस। अब -2 डिग्री वाला ज़्यादा है, जीरो ज़्यादा है, जीरो ज़्यादा है, -2 वाला कम है। ठीक है, तो अपन ये मानेंगे जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा, क्रांतिक ताप की मान जितना अधिक होगा, मतलब वो जितनी जल्दी मतलब जितने ज़्यादा तापमान पर वो द्रवित अवस्था में बदलेगी, उतनी ही उसकी अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। जैसे कि एक गैस है वो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या हो जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है, तो वो उसका क्रांतिक ताप क्या है, अधिक है। भाई 4 डिग्री तो अधिक होता है 0 डिग्री से, तो ठीक है। और एक है जो 0 डिग्री पे अपने द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक है, तो उसका तापमान क्या होता है, थोड़ा सा 4 डिग्री वाले से कम होता है। ठीक है, जो अक्रांतिक ताप होगा वो क्या होगा, कम होगा। उस गैस की अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, जिसका क्रांतिक ताप का मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, क्रांतिक ताप, देखो ये एक संबंध दे रखा है, जितना क्रांतिक ताप अधिक होगा उतने अंतराणविक आकर्षण बल भी क्या होगा, अधिक होगा, मतलब आपस में जुड़ने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। और द्रवित होने की प्रकृति भी क्या होगी, अधिक होगी। ये तीनों क्या आपस में समानुपाती है। अब है अधिशोषण की प्रकृति। अधिशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर, मतलब अधिशोषक होगा वो जो भी ठोस होगा, अधिशोषक में जो शोषण में जो अधिशोषक होगा, मतलब जो ठोस पदार्थ होगा, उसका जितना क्षेत्रफल अधिक होगा, मतलब उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा। जैसे कि एक तो अधिशोषण अपने इतने से पार्ट में हो रहा है, ये
ठीक है, इतने से पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, यहाँ पर भी इतने पार्ट ही पूरे पूरे इसके अंदर इतने 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 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये इतना बड़ा ठोस है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अधिक होगा इसके मुकाबले, क्योंकि ये पार्ट क्या है, ये छोटा सा खंड है, तो छोटे खंड में डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, क्योंकि इसकी क्षेत्रफल कम है, और क्षेत्रफल कम होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करने में आसानी कम होगी। ठीक है, जितना क्षेत्रफल अधिक होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। ये आपको ही पता है भाई, जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर हो रहा है, ठोस के ऊपर हो रहा है, जितना ठोस ज़्यादा होगा उतना डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। आगे है लिखा हुआ है कि ठोस अधिशोषण की प्रकृति, अधिशोषण त्रिपृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। अधिशोषण सक्रिय रद्रीय मतलब एक रद्र ज़्यादा होते हैं। देखो, एक तो रद्र होते हैं, कोई भी पत्र होता है, मैंने ये आपको कई बार पता है, एक तो ये सीधी लाइन है, ये लाइन, और एक है मैंने इस लाइन में इस प्रकार से खड्डे कर दिए। अब क्षेत्रफल ज़्यादा किसका है, इसका ज़्यादा है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो इसका अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा होगी, इसकी अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसकी कम होगी मात्रा, और इसमें अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। जबकि लाइन की लंबाई है जो दोनों की क्या है, बराबर है, परंतु इसका क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, और इसका क्षेत्रफल कम है, क्योंकि ये जो खड्डे बन रहे हैं, छिद्र बनने, छिद्र की वजह से इसके क्षेत्रफल में क्या होती है, वृद्धि होती है। चूर्ण और जो रद्री है, खुरदरी पृष्ठ की स्थिति होती है, यहाँ बारीक चूर्ण होती है अवस्था में। एक तो अपन एक पूरी सौक लेते हैं, उसके फसल कम होता है, सौ को अपन पीस ले, तो पीस सही करेंगे तो बाद में वो चूर्ण होगा, चूर्ण के प्रत्येक कण का क्षेत्रफल अलग अलग होगा, और उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपके चूर्ण वगैरह होते हैं, उसमें क्षेत्रफल की क्या हो जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से वह उसमें अधिशोषण का मात्रा भी क्या हो जाती है, अधिशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, और इसकी वजह से अधिशोषण की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे सारकोल है, सुरणित अवस्था में अच्छा अधिशोषक होता है, मतलब ये इसको सारकोल होता है, उसको अपन चूर्ण के अंदर रूप में लेते हैं ना, तो ये अधिक अधिशोषक का रूप में काम करेगा, क्योंकि चूर्ण अवस्था में इसका सारकोल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए ये लाइन लिख रखी है, ठीक है ना। अब है सिलिका जेल की रद्रीय संरचना होने के कारण, इसकी जो सिलिका जेल होती है अच्छा अधिशोषक होता है, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, रद्रीय होती है, होने के कारण इसका अधिशोषक अधिक अच्छा अधिशोषक होता है। ठीक है, और इसमें रद्रीय संरचना होने के कारण सिलिका जेल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इसका अच्छा अधिशोषक के रूप में काम करता है। ठीक है, नीचे दे रखा है ताप, टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से क्या होगा। देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक जैसे ताप बढ़ाए हमने, मैं एक आपको एग्जाम्पल ही बताता हूँ। एक ताप बढ़ाए, किसी भी चीज़ का तापमान बढ़ाएंगे अपन, तो उसमें कणों के मध्य क्या होगी, दूरी बढ़ेगी या घटेगी, दूरी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें उनके पास ऊर्जा क्या हुई है, बढ़ेगी। ठीक है, तो किसी भी गैस का अपन ताप बढ़ाएंगे तो उसमें अधिशोषण होने की घटना में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है ना, तो ताप बढ़ाया तो अधिशोषण में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, और यदि ताप आपने घटाया तो अधिशोषण में वृद्धि होगी। ये आपको मैं एक पूर्ण रूप में बोलता हूँ, ठीक है ना, एक सीधी बात है। ठीक है, ताप जो गैस और सॉलिड है, इसमें यदि ये दोनों क्रिया होकर अधिशोषित हुआ तो इसमें तापमान में क्या होगी, हमेशा कमी होगी। माइनस वी ले रखा है, डेल्टा जो ऊर्जा में परिवर्तन हो माइनस है, मतलब ये ऊर्जा का क्या होगा, इसमें उत्सर्जन होगा। ठीक है, अब आगे बात आती है, ये जो बना रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तापमान बढ़ा तो अधिशोषण घटेगा, और तापमान तापमान घटा तो अधिशोषण बढ़ेगा। ठीक है, ये बात आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। अब अधिशोषण प्रक्रम उत्क्रमणीय होता है, मतलब ये उत्क्रमणीय सिस्टम होता है, दोनों तरफ होने वाला प्रक्रम लिख रहे हैं, दोनों तरफ इधर इधर दोनों तरफ होने वाला प्रक्रम बता रखा नहीं आप। ठीक है, तो उत्क्रमणीय होता है तो साम्य को प्राप्त होता है। साम्य अवस्था पर ताप का प्रभाव लासोतलीय नियमानुसार कार्य करता है। लासोतलीय नियम क्या है, लासोतलीय नियम बेटा यह है कि जिधर अपने जो पदार्थ है, ठीक है, जिस प्रकार से अधिशोषित पदार्थ है, जिसमें इधर वाला यदि पदार्थ की मात्रा अधिक है और इधर वाले पदार्थ की मात्रा कम है, ठीक है, तो इसमें आपके ताप बढ़ाने पर जिधर पदार्थ की मात्रा ज़्यादा कम होगी उधर की ओर ये प्रक्रम उल्टा प्रक्रम शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार मैं लासोतलीय नियम और एक विस्तार से मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, और आगे अधिशोषण प्रक्रम उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। अधिशोषण प्रक्रम होता है उष्माक्षेपी, मतलब इसमें ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये चीज़ आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे है अतः उष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर लासोतलीय नियमानुसार अभिक्रिया पश्च दिशा में, मतलब ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया किस पश्च दिशा मतलब वापस बढ़ जाएगी, संपन्न होती है, और परिणाम स्वरूप ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, घटती है। ठीक है ना, ये चीज़ क्या रखोगे आप,
ध्यान में रखोगे। जबकि ताप घटाने पर लासोतली नियमानुसार अभिक्रिया अग्र दिशा मतलब आगे वाली दिशा में संपन्न होगी और वही अभिक्रिया अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ताप में भी लासोतली नियम का, दाब में और ताप में दोनों में लासोतली नियम क्या करता है, कार्य करता है। अब है दाब, गैस एंड सॉलिड अभिक्रिया करेंगे तो अधिशोषण होगा, ठीक है। दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण होगा। अभी अधिशोषण प्रक्रम में आयतन में कमी होती है, मतलब उसके आयतन में कमी, दाब देंगे, देखो ये जो भी अपने गैस टंकियाँ भरी जाती है तो इसमें क्या कर रहा है, ताप रखते हैं न्यूनतम और दाब रखते हैं अधिकतम। दाब रखेंगे तो कण नजदीक नजदीक आएंगे तो किस कैसी अवस्था में बदल जाएंगे, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। इस प्रकार से दाब बढ़ाने पर अधिशोषण प्रक्रम में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दाब बढ़ाने पर लासोतली नियमानुसार आयतन में कमी होती है और अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होती है, जिससे अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। जबकि दाब घटाने पर लासोतली नियमानुसार अभिक्रिया अधिक आयतन की ओर पश्चात पश दिशा की ओर संपन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिशोषण में क्या हो जाता है, मात्रा घटती है, ठीक है। ये चीज़ आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। अब है आगे अधिशोषण समताप वक्र, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ बता दूँ, ये वक्र आप ध्यान रखोगे, पूछा जा सकता है 2021 के अंदर, ठीक है। 2021 में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अधिशोषण के जो ये प्रभावित करने वाले कारक और ये, ठीक है ना। तो इसमें स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा व दाब के मध्य खींचा गया वक्र समतापी वक्र, अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। मतलब कैसे, स्थिर ताप पर, तापमान स्थिर होना चाहिए और दाब और अधिशोषण की मात्रा, इनके मध्य जो अपन ग्राफ खींचेंगे उसको बोलेंगे, उस ग्राफ का नाम है अधिशोषण समताप वक्र कहलाता है, ठीक है। प्रायोगिक तौर पर अधिशोषण समताप वक्र निम्न प्रकार, ये इस प्रकार का होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने देखो, इसमें पहले से इसने एक लिमिटेशन दे रखी है कि इसका तापमान होगा वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तापमान क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। और देखिए ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखो इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तापमान स्थिर रहेगा। जैसे जैसे हमने यदि सूर्य की मात्रा और ये दाब, वैसे वैसे दाब और दाब बढ़ रहा है, वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा पहले तो देखो बढ़ रही है। कैसे, पहले तो बढ़ रही है, ठीक है ना। और फिर और ताप बढ़ा तो अचानक मध्य ग्राफ अचानक एकदम देखो, एकदम ये बढ़ रहा है, एकदम दाब थोड़ा बढ़ा और एकदम ये क्या हो रहा है, ग्राफ में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ा और दाब बढ़ाया तो ये बाद दाब में क्या होगी, कमी हो गई। इसमें जो अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, कम हो गई। और अंत में बी पॉइंट से ये कैसा हो गया, एक कांस्टेंट लाइन हो गई। मतलब अब इसमें के ऊपर कितना भी दाब लगाओगे इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये समांतर रेखा की ओर चलता रहेगा, दाब के समांतर चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार के अधिशोषण की मात्रा, मतलब ये मात्रा फिर नहीं बढ़ रही है, या यहाँ तक की मात्रा बढ़ी, कहाँ तक, पॉइंट ए से लगा के बी के मध्य एकदम, मतलब पॉइंट ये जीरो से मानो, ठीक है। यहाँ से लगा के ओ से लगा के ए और ए से लगा के बी तक, बी नहीं यहाँ तक मानो आप, यहाँ तक ही बढ़ी है। इसके बाद इसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है। और इसके बाद में ये धीरे धीरे कांस्टेंट हो गया, बी और सी के मध्य ये क्या हो जाए, उस ताप दाब लगाएंगे, निश्चित तापमान निश्चित, इसमें ताप एकदम कांस्टेंट कर रखा है, ताप में परिवर्तन नहीं, टी बराबर स्थिर है, सी है, टी बराबर कांस्टेंट है, स्थिर है, ठीक है। ये चीज आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब इसमें ये आप ग्राफ है, इसके बारे में दो ग्राफ है, डेंगूर का ग्राफ और फ्रेंडली का ग्राफ, ये दोनों अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया बात है। आप लोग जो वीडियो इसको पूरा देखेंगे उसको आप पीछे कमेंट में नमस्ते सर इन पर्सनल नंबर पे आपको सेंड करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।